नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। साथियों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले ये परिणाम माने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जहां पर एक और बीजेपी 11 में से 11 कमल खिलाने के दावे कर रही थी और वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी। सभी दावों पर पलीता लग गया और यहाँ पर भले ही बीजेपी के पास 10 सीटें हों और कांग्रेस के पास 1 सीटें हों, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ की जनता है और जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर चूक कहां से हुई कांग्रेस से। क्योंकि जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो सभी बड़े दिग्गज चेहरों को इस बार कांग्रेस ने मैदान पर उतारा था और ये माना जा रहा था कि ये जो दिग्गज हैं वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा इस बार संकट बनकर उभरेंगे और कहीं ना कहीं ये जो नेक टू नेक फाइट है, जीत का जो अंतर होगा, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, बहुत कम मार्जिन का होगा। जैसे कि हम कांकेर में देख सकते हैं कि जीत का जो अंतर रहा भोजराजनाग का वो 1884 मतों से ही रहा। लेकिन अगर यही बातें हम कर ले राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए या महासमुंद लोकसभा सीट के लिए या बिलासपुर के लिए, तो ये जो जीत की मार्जिन का अंतर वो काफी ज्यादा बड़ा है। और इस लिहाज से भी इसे इसलिए बड़ा कहा जा रहा है क्योंकि महासमुंद में पूर्व गृह मंत्री यहां पर चुनावी मैदान पर थे। राजनांदगांव में खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव युवा चेहरा, वो यहां पर बिलासपुर में उतरे थे। जो तोखन साहू से थोड़ा ज्यादा यहां पर जो है वो सोशलाइज रहते हैं। तोखन साहू इतनी ज्यादा जो है लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, हालांकि बहुत साफ और सिंपल छवि के वो हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए देवेंद्र यादव से तो उनके मुकाबले वो थोड़ा कमतर आके जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, पूरी तरह से यहाँ पर बाजी पलट गई और यहाँ पर जो 2 सीट पर जीती थी कांग्रेस, अब 1 सीट ही उनके हाथ में रह गई। इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहा प्रत्याशियों का जो ऐलान किया कांग्रेस ने वो, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशियों के जो नाम थे जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा था उसमें भूपेश बघेल की पसंद को खास ध्यान में रखा गया था। और इसको लेकर कई बार खुद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भूपेश बघेल पर करारा प्रहार किया। चाहे बस्तर से दीपक बैज के टिकट काटने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से लेटर लिखा जाना हो और साफ तौर पर यह आरोप लगाना हो कि भूपेश बघेल की वजह से यहां पर दीपक बैज का टिकट काटा गया और कवासी लखमा को यहां पर भूपेश बघेल की वजह से चुनावी मैदान में उतारा गया, या फिर ताम्रध्वज साहू को महासमुंद इसलिए शिफ्ट कर देना क्योंकि यहां पर भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले राजेंद्र साहू को चुनावी मैदान में दुर्ग से उतारना चाहते थे भूपेश बघेल। चाहे देवेंद्र यादव की बात कर ले, तो ये जितने भी आप उम्मीदवार देख रहे हैं इस पे भूपेश बघेल के पसंद की काफी ज्यादा चर्चा थी। लेकिन अब सवालों के घेरे में इसलिए कका गिर गए हैं क्योंकि जिनके ऊपर इन पूरे 11 सीटों पर जीत का भार सौंपा गया था, क्योंकि स्टार प्रचारक की भूमिका ना तो यहाँ पर राहुल गांधी ने निभाई, ना तो प्रियंका गांधी ने निभाई, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उनकी 2 सभाएं हुई, 1 सभाएं हुई, लेकिन भूपेश बघेल अकेले 40-40 सभाएं यहां पर करते नजर आए, लेकिन वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो साथियों, ये डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो गया मेरी ओर से और मैं मयंक से जानना चाहूंगी कि मयंक, जिस तरह से यहाँ पर भूपेश बघेल की पसंद को ध्यान में रखा गया और खुद काफी ज्यादा मनमुटाव की स्थिति हमने देखा इस दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं कांग्रेस के लिए घटी जो शायद उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की हो। रायगढ़ से जब न्याय यात्रा की शुरुआत होती है, सबसे ज्यादा जो गुटबाजी हम वहां पर देखते हैं। उसके बाद जिस तरह से अब भूपेश बघेल को लेकर खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का लेटर लिख देना हो आला कमान को कि दीपक बैज का टिकट काटने के पीछे भूपेश बघेल है, इनके वजह से विधानसभा चुनाव में हार हुई, उसके बावजूद भी इनके पसंद को यहां पर ध्यान रखा गया। भूपेश बघेल एक तरफा राज करना चाहते हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए और अब काका खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो अब क्या लगता है, क्या उनका कद कम हो जाएगा? जिस तरह से उनका वर्चस्व था छत्तीसगढ़ में, क्या अब उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, ये हमने देखा है पूजा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से न केवल सरकार बनी 2018 में, उसके पहले से ही भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस दरमियान से कांग्रेस मतलब भूपेश बघेल हो गई थी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो थे, उस दरमियान उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। निश्चित तौर पर वो बड़े जो है लड़ैया के तौर पर जाने जाते हैं। हमने देखा है, काफी करीब से देखा है, प्रदेश अध्यक्ष रहने के दरमियान वो सीधे अटैक करते थे, किसी भी बड़े नेता को सीधे अटैक करने के लिए वो जाने जाते हैं। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ की बात हो या फिर तमाम अन्य नेताओं की बात हो, उन तमाम नेताओं को लेकर सीधे टारगेट करते नजर आए और मुख्यमंत्री रहते हुए सीधा पीएम मोदी को लेकर भी डायरेक्ट अटैक करते दिखे हैं। और सत्ता सरकार जिस तरह से उनकी गई है, उसके बाद जो आरोप लगे हैं
वो आरोप कहीं न कहीं लोकसभा में भी उनके पीछा नहीं छुड़ा पाए। और इस चुनाव पे हमने देखा है कि जिस तरह से टिकट वितरण जो रहा है, पूरी तरह से भूपेश बघेल का उसमें उसमें चली है और उन्होंने अपने तमाम करीबी लोगों को टिकट दिलाई। और तो और खुद भी वो चुनाव लड़े हैं और जो उनके साथ जो विश्वसनीय चेहरे थे, चाहे देवेंद्र यादव की बात कर दी जाए, चाहे राजेंद्र साहू की बात कर दी जाए, कवासी लखमा की बात कर दी जाए, ऐसे तमाम जो लोग हैं जो उनके गुट के माने जाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों को तो विधानसभा पे भी लोगों ने नकार दिया था, उन्हें भी लोकसभा पे चुनाव पर टिकट दिया जाता है। और तो और न केवल अपने गृह क्षेत्र से जहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों पर तो लोगों ने नकार दिया, लेकिन उनके ऊपर ऐसे बड़े-बड़े आरोप लगे थे, जिससे वो प्रदेश के किसी भी जगह पर जाए, वो आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ पाए। और यही वो वजह रही कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस के जो तमाम नेता थे, वो पूरी तरह से इन आरोपों पर घिरते चले गए। और भूपेश बघेल जिस तरह से राजनांदगांव पर चुनाव लड़े, राजनांदगांव चुनाव में लड़ने के दरमियान हालाँकि भूपेश बघेल ने काफ़ी अच्छी फाइट दी, काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, हालाँकि लीड का अंतर काफ़ी कम हो गया। इसमें ये चीज़ मानी जा रही है कि जो वोट का है, वो समाज पे ध्रुवीकरण हुआ है। हमने देखा है कि पिछले 5 साल के सरकार चलाने के दरमियान जिस तरह से जो हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी ने खेला, वो सारी चीजें कांग्रेस को लेकर पूरी तरह से भारी पड़ती दिखी। हमने देखा है वोटिंग के एक दिन पहले जो गृह मंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया था, अगर वो भूपेश बघेल जीतते हैं तो अकबर ढेबर वाला युग फिर से शुरू हो जाएगा। यानी इस तरह से जो आरोप लगे, उसके बाद हमने देखा कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है राजनांदगांव कवर्धा क्षेत्र में, वो एक तरह से वो अंतर आया है जो कहीं न कहीं भूपेश बघेल को पिछड़ते नज़र आया। हमने देखा जांजगीर क्षेत्र, जांजगीर पे जो है कांग्रेस की ज़्यादा सीटें रही हैं, बावजूद उसके शिव डहरिया को लोगों ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि शिव डहरिया पर भी 5 साल के कार्यकाल में कई तरह से गंभीर आरोप लगे हैं। और तो और जब वो मंत्री पद से हटते हैं, उसके बाद जब बंगले में जिस तरह से जो सरकारी आवास होता है, उस पे वही कई सारे जो सामान के तोड़-फोड़ और कई तरह की चीज़ें ले जाने के भी आरोप जो लगते हैं, तो एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोप पर पूरी तरह से शिव डहरिया घिरे रहे। और तो और उस क्षेत्र पर जो है चरणदास मान जो दिग्गज नेता है जांजगीर कोरबा क्षेत्र के, वो भी उनके साथ में नजर नहीं आए। वहीं सरगुजा की बात कर दिया, सरगुजा में शशि सिंह के लिए प्रचार के लिए टीएस सिंहदेव वो उस मेहनत के साथ नहीं निकले जिस जिस तेवर के साथ उनको निकलना था। ये बात अलग है, कुछ पारिवारिक कारण हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें भारी रही। देवेंद्र यादव के ऊपर तो एक बड़ा आरोप लगा ही हुआ है, कोल लेवी मामले पर लगातार उनके साथ कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कम समय पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने देखा है कि जिस तरह से बिलासपुर पर जो इसके पहले के चुनाव हो रहे हैं, उसके मुकाबले देवेंद्र यादव ने बहुत कम समय पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन अगर वही चीजें वहां के किसी स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव पर टिकट मिलती तो वो चीजें और होती। ताम्रध्वज साहू की बात आपने कही, ताम्रध्वज साहू के लिए निश्चित तौर पर ये चुनाव बिल्कुल चौंकाने वाला रहा। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से ताल्लुकात रखते हैं और दुर्ग से नेतागिरी रही है, दुर्ग से पूर्व सांसद रहे हुए हैं, लेकिन उनको महासमुंद किस लिहाज से भेजा गया, क्योंकि दुर्ग में जो बघेल के काफी करीबी राजेंद्र साहू को टिकट देना था, उसके चलते साहू समाज के वोट के ध्रुवीकरण के चलते उनको महासमुंद शिफ्ट कर दिया गया। अगर ताम्रध्वज साहू दुर्ग से चुनाव लड़ते तो स्थिति कुछ और होती, नतीजे कुछ और होते। और ये चीजें हमको देखने को मिली और इसमें कहीं ना कहीं ये बात रही। दूसरे एक बड़ा कारण पूजा ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट वितरण में काफी देर कर दी। टिकट वितरण को लेकर लगातार कई तरह के आरोप लगे और तो प्रदेश अध्यक्ष के टिकट को लेकर भी जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, कवासी लखमा दिल्ली दौरे पर लगातार रहे और तो और उन्होंने टिकट मिलने के बाद भी कह दिया कि मैं तो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने गया था। तो ये सारे बयान है। उसके बाद दीपक बैज को मनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि दीपक बैज सबसे बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के। तो वो तो मान मनोवाल का दौर चला, लेकिन कहीं ना कहीं टीस तो रही होगी। जो 2019 पे विपरीत लहर के बावजूद बस्तर जैसी सीट पर चुनाव जीत कर आते हैं, अब उनको टिकट नहीं मिलना। और कांकेर जैसी सीट है जहां पर विनिंग कैंडिडेट थी, वो सीट जिताई थी बीरेश ठाकुर की। मुझे ये समझ में नहीं आया कि छत्तीसगढ़ में चलो राजनांदगांव की बात कर दी जाती है, कोरबा की बात कर दी जाती है, लेकिन कांकेर वो सीट है जहां पर जीती हुई सीट थी वहां पर। और नतीजों पे भी हमने देखा है उस कैंडिडेट को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया, उसके साथ कोई बड़े नेता नजर नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं जो सेल्फ गोल करने जैसा कदम मुझे कांग्रेस का दिखा है इस बार। बिल्कुल, यानी कि साहू और बघेल, माफ कीजिएगा, यानी कि आपने जिस तरह से बताया साहू और बैज के साथ बघेल ने किया गेम और खुद की साख नहीं बचा पाए। कुछ इसी तरह की स्थिति हम मानेंगे, क्योंकि अब ये आरोप तो हम नहीं लगा रहे हैं। जब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई तो खुद कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने ये बात कही कि भाई अपने पसंद को राजन साहू को दुर्ग से उतारना था, इसलिए ताम्रध्वज साहू को शिफ्ट कर दिया गया। और ये बातें भीतर खाने हमने हमेशा अक्सर सुनी है कि ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल के जो आपसी संबंध है वो कुछ खास अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री के लिए दावेदार थे, मुख्यमंत्री चेहरा थे जब साल 2014
2018 में चुनाव हुआ, लेकिन भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बन गए और साहू लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस भी करने लगे थे। और ऐसा ही कुछ दीपक बैज के लिए भी कहा गया, बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर हुए। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि ताम्रध्वज साहू और दीपक बैज के साथ चालाकी भूपेश बघेल को ही भारी पड़ गई, अपनी साख भी वो नहीं बचा पाए। आप क्या कुछ कारण समझते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।